हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम वेलकम करते हैं आपके शेखर सर की क्लास में। ठीक है, तो क्लास 11th के बच्चे अब रेडी हो जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपकी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। ठीक है, तो बच्चों आज जो है मेरा पहला डे है आपकी क्लास में। ठीक है, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके टर्म फर्स्ट में चैप्टर आ रहा है उससे रिलेटेड जितने भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं वो मैंने इसमें आपके ऐड किए हुए हैं। ठीक है ना, तो उनको हम करने वाले हैं। जस्ट इसके बाद हम आपके लिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो लेके आएंगे, फिर इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेके आएंगे। फिर यानी जो भी आपके टर्म फर्स्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहे हैं, जो भी चैप्टर आ रहे हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज हम आपके लिए प्यारे बच्चों लेकर आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा आपका वीडियो स्टार्ट रहा है लास्ट तक देखना है, लास्ट तक उसको वॉच करना है और लास्ट में ये बताना है कि आज का सेशन आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं आपको उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। ओके, द स्पेक्ट्रल सीरीज आर। ठीक है, अब आपसे यह बोला गया है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल सीरीज होती है ना, उसका जो दो सीरीज उसका रेशियो आपको दिया गया है और वो रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है और आप सब ये आपको बताना है कि वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज है यानी वो कौन सी है। कहने का मतलब, क्या वो लाइमन सीरीज है, क्या वो बाल्मर सीरीज है, या फिर वो पाइसन सीरीज है, या फिर वो ब्रैकेट सीरीज है, या फिर वो पीफंट सीरीज है, तो वो हमको बताना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बहुत जरूरी है भाई। और सर वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो जो फॉर्मूला होता है ना 1/λ RH/hc होता है और 1/n1 का स्क्वायर होता है माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये आपने पढ़ा होगा भाई। यहां पर जो RH होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है भाई, रिडबर्ग ना, इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट हम इसको कहते हैं। किसको, इस RH को। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर। अच्छा, N1 क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर लोअर एनर्जी लेवल है। क्या है भाई, लोअर एनर्जी लेवल है सर। अच्छा, इसके बाद N2 की अगर बात करते हैं तो ये क्या है सर, हायर एनर्जी लेवल है भाई। क्या है प्यारे बच्चों, हायर एनर्जी लेवल है। कौन भाई, N2 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यस सर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको ना एक चीज और याद रखना है। सर वो क्या है प्यारे बच्चों, बेटा इनके लिए ना ये N1 की वैल्यू याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों लाइमन की, तो बेटा लाइमन के लिए जो आपका N1 का वैल्यू होता है ना प्यारे बच्चा, वो 1 होता है सर। कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करता हूं बार्मल की, ठीक है, अगर हम बार्मल की बात करते हैं यानी बार्मल सीरीज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए N1 की वैल्यू 2 होती है। अगर हम बात करते हैं पाशन की, किसकी, पाशंस की बात करते हैं, तो इसके लिए प्यारे बच्चों N1 का वैल्यू 3 होता है। ये आपका लाइमन हो गया, ये आपका बामर हो गया, ये आपका पाइसन हो गया और इसके बाद आता है आपका ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज, ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू होती है 4। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, पी फंड सीरीज आएगा। पी फंड सीरीज, इसके लिए N1 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 5। बस ये चीज आपको थोड़ा सा, ये जो बेसिक्स है वो आपको आना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, चलो चेकआउट करते हुए ना देखते हैं ना प्यारे बच्चा। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं लाइमन और पाशन का रेशियो लेकर चलता हूं, ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ये आपने फॉर्मूला नोट कर लिया है ना, नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा ताकि मैं यहां पर और लिख सकूं ना। कर लिया है, चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यस, ये थोड़ा बेसिक्स तुम्हें बताना जरूरी था तो वो हमने बता दिया। अब हम इसको ना आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सर क्या करके दिखाएंगे भाई, सॉल्व करके। ठीक है, तो बेटा देखो हम ना रेशियो ले रहे हैं, हम किसका रेशियो ले रहे हैं,
लाइमन हो गया और आपका पाइशन का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर लाइमन के लिए मैं लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, RH अपॉन HC अपॉन 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने लाइमन के लिए लिखा प्यारे बच्चों, वैसे ही आपको पाइशंस के लिए भी तो लिखना है ना, ठीक है ना। ये आपका क्या है, लाइमन सीरीज के लिए, और ये आपका पाइशन सीरीज के लिए है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप लिख रहे हैं, पाइशन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखो अपॉन हो जाएगा RH अपॉन HC हो जाएगा, 1/N1 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में 1/N2 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अरे वाह सर, गजब सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा भाई, इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया है क्योंकि ये तो आपका सेम चीज है, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो N1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, 1 होती है। तो बेटा 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, N2। देखो बेटा, जो यहां पर आपका N2 होता है ना, ये हायर एनर्जी लेवल होता है। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो हायर एनर्जी लेवल होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर हमसे क्वेश्चन में सीधे ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी सीरीज में से चौथी सीरीज में जा रहा है, तो भाई वहां पर हम N2 की वैल्यू 2 रखते। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर ऐसा नहीं बोला गया है, हमें N2 का वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब ये मान के चलिएगा कि जो N2 होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेगा और उस सेल तक जंप करेगा जो आपके इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा। क्लियर। तो यानी यहां पर हमने जो N2 रखा है प्यारे बच्चों, वो आपका इनफाइनाइट रखा है सर। क्या रखा है बच्चों, इनफाइनाइट रखा है, ओके, यस सर। अब बेटा नीचे चेक कर लेते हैं ना, चलो भाई नीचे चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहां पर N1 कितना हो गया, आप देखो पाइशन जो सीरीज उसकी बात कर रहे हो ना, तो बेटा देखो पाइशन सीरीज क्या आपका 3 होता है N1 की वैल्यू। तो भाई यहां पर क्या रख दिया, 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1/इनफाइनाइट, इसके लिए भी हो जाएगा। क्लियर है ना। अब बेटा 1/ जो इनफाइनाइट होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर सर इसकी वैल्यू 0 होगी तो भाई क्या आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चा 1/1 1 हो गया, 1/1/9 हो गया और ये आपका रेशियो आ जाएगा आपका कितना, 1/9 का प्यारे बच्चा आपके पास रेशियो आ जाएगा क्लियर होकर। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, समझ गए हो ना। तो यानी लाइमन और अगर पाइशन की हम सीरीज की बात करते हैं तो उनका जो रेशियो आता है प्यारे बच्चों वो आपका 9 आता है। ठीक है, तो जो आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज की बात की गई है वो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होगी भाई, लाइमन और पाइशन होगी, क्योंकि इसमें तो 9 आ चुका है। और भाई हमें ये जो 3 ऑप्शन दे रखे इनको चेक करने की जरूरत क्या है, जब आप 9 आ गए और आपको पता है 9 कब आएगा, जब 3 होगा, जब 3 का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम और सीरीज की बात करते हैं तो उनमें बेटा 9 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। तो ये भी क्या है, आपका एलिमिनेशन मेथड है, आप इसके हेल्प से बता सकते हैं कि कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर, ओके बच्चा बाड़ी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत जबरदस्त होने वाला है सर। अच्छा देखो क्या बोला गया है, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी सीरीज प्यारे बच्चों कहां पर आपकी फॉल होती है, कौन से रीजन में फॉल होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक ट्रिक की सहायता से हम आपको सिखा देते हैं सर कौन सी सीरीज होती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसने क्या पूछा है कि फॉलोइंग सी टर्न्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो बेटा अगर विजिबल रीजन में हम बात करते हैं ना तो प्यारे बच्चों उसका आंसर है बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों, बाल्मर जो सीरीज होती है ना प्यारे बच्चों वो आपके विजिबल रीजन में फॉल होती है। सर किस में होती है, सर बोलेंगे विजिबल रीजन में होती है। अच्छा सर अगर बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल होती है तो सर बाकी की जो सीरीज है वो कौन से रीजन में फॉल होती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है बेटा लू याद रखो सर, क्या लू का मतलब क्या भाई, एल का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज प्यारे बच्चा, लाइमन सीरीज। ठीक है, अच्छा यू का मतलब क्या होता है सर, अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सा रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात कर रहे हैं। यानी जो लाइमन सीरीज होगी प्यारे बच्चा वो आपके अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल होती है। क्लियर। अब बाकी की कौन बच गई, आपकी 3 सीरीज बच गई हैं, यानी एक आपकी पाइशन बच गई है और आपका ब्रैकेट बच गया है, ठीक है,
और इसके बाद आपका पी फंड सीरीज बच गया है। तो ये जो सीरीज होती है ना, बाकी ये जो 3 सीरीज होती हैं प्यारे बच्चा याद रखिएगा, ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल होती है। कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में प्यारे बच्चों ये फॉल होती है। कौन सी? ये 3 सीरीज। क्लियर है ना? यस, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। इस देखो, जरूरी नहीं है कि आपको विजिबल रीजन ही पूछे, हो सकता है आपको इंफ्रारेड पूछ दे, हो सकता है आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन पूछ दे। तो मैंने सभी का आंसर आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर भाई पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? भाई देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको नहीं आया तो सोचो उसको कुछ नहीं आया। अब बेटा इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताए थे आपको, ठीक है ना। न्यू बार इक्वल टू क्या होता है? RH अपॉन 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर होता है। ये सर किसका फॉर्मूला होता है? बेटा ये वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर RH यानी जो रिडबर्ग कांस्टेंट हम जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू यहां पर गिवन है। तो बेटा यहां पर वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 109677। ओके, वैल्यू रख दिया है। अच्छा N1 क्या हो जाएगा भाई? N1 क्या होगा बच्चों? क्या बोला? व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन इन बामर सीरीज? ठीक है, अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, देखिए बामर सीरीज के लिए N1 क्या होगा? 2 होगा सर। क्या होगा प्यारे बच्चा? N1 की वैल्यू 2 होगी। तो भाई यहां पर क्या रख दिया है? 2 का स्क्वायर रख दिया है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर रख दिया। फोर्थ लाइन इन दी बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है, ठीक है। अब बोला देखो बामर सीरीज की, देखो इसको एक चीज ये ध्यान देना कि फोर्थ लाइन, ठीक है, फोर्थ लाइन इन बामर सीरीज बोला है, फोर्थ लाइन इन बामर सीरीज। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर बामर सीरीज की फोर्थ लाइन की बात कर रहा है तो उसके लिए N2 की जो वैल्यू होता है वो प्यारे बच्चा 6 होता है। क्या होता है भाई? 6 होता है। यानी यहां पर जो N2 आ जाएगा वो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब कितना आएगा सर सॉल्व करके? अब बेटा अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो 10 आपका 96, ठीक है, 109677 और 1/2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, माइनस 1/6 का स्क्वायर 36 हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। 24,372 सेंटीमीटर इनवर्स इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सॉल्व इसको कीजिएगा। क्लियर है? किया कैसे जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है भाई। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, यानी जो बोर का मॉडल है प्यारे बच्चों वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है? भाई सबसे पहला ऑप्शन दी सोलर स्पेक्ट्रम। अब आप बताओ, देखो बेटा 3 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका रदरफोर्ड का मॉडल, दूसरा आपका थॉमसन का मॉडल और तीसरा आपका बोर का मॉडल। बेटा इसके जो पोस्टुलेट हैं और इनके जो लिमिटेशन है और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, वो सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको तीनों मॉडल की याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं तो वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बोर का रेडियस निकालो, बोर के लिए इस सेल में एनर्जी कैलकुलेट करो, ऐसी सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलो भाई, तो बेटा देखो द सोलर स्पेक्ट्रम बोला है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, प्यारे बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहा गया है भाई। देखो सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है कि जो बोर का मॉडल होता है ना प्यारे बच्चों, वो सिर्फ उसी एटम या हम बोले सर आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है भाई। कितना इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जिसमें होगा, बोर का मॉडल सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई हमसे H2 मॉलिक्यूल की बात की गई है। अब बेटा ये तो मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन हमने किसकी बात करी थी सर? एटम और आयन की बात करी थी ना।
करी थी, यस। तो बेटा इसके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बेटा सेकंड ऑप्शन आपका जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यस इट इज राइट, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया था कि भाई एटम और आयन बोला है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसके लिए आपका जो बोर का मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा डी को भी देख लेते हैं एक बार, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, बेटा हाइड्रोजन एटम ओनली के लिए बोला है इस, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम ओनली के लिए नहीं बेटा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके लिए देखेंगे, क्लियर है ना? यस, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही लाजवाब होने वाला है ना। तो देखिए बच्चों, बेटा डी ऑप्शन में ना थोड़ा उसका करेक्शन हुआ है, वो हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, कुछ और होगा उसके साथ, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई नहीं तो डी भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 इक्वल टू, अच्छा ठीक है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्यारे बच्चा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स द एनर्जी ऑफ, ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताना है, वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको वो याद होना चाहिए। तो भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो प्यारे बच्चों, लिख लो। एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू कितना होता है? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है ना, क्लियर। अच्छा अब आगे देखिएगा 13.6, बेटा जेड क्या है? जेड आपका उस एटम का, उस एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। तो भाई देखो किसके लिए बात की जा रही है? हाइड्रोजन एटम के लिए बात की जा रही है, और आपको पता है जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए जो आपकी वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर की, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 1 होता है। तो भाई यहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा सर? 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अच्छा 1 अपॉन n1 बोला है भाई, लोअर एनर्जी लेवल, यानी n1 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन n2 बोला है, n2 यानी हायर एनर्जी लेवल, और वो भी हमको गिवन है, कितना है? 2 दे रखा है, तो भाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर। अब जब आपने सारा स्क्वायर कर दिया तो भाई कितना आया? 13.6 आ गया, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू एलसीएम ले लो 3/4 हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा पार्टी तो आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। तो बेटा आंसर क्या आने वाला है सर? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है ना, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और इसी तरीके के जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो आपके जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे या भी आपके जो टर्म फर्स्ट में आ रहा है वो वाले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। तो बेटा देखो न्यूमेरिकल भी ना ऐसे ऑप्शन में आएंगे, आप ये मत सोचिएगा कि एमसीक्यू का मतलब कि सिर्फ लिखने वाला ही हो, बेटा देखो न्यूमेरिकल भी आएगा, तो करना तो आपको सॉल्व तो करना पड़ रहा है ना, भले ही आपको आंसर कैलकुलेट करके करना पड़ा है। अब इसमें तो क्या है कि मान लो आपने क्वेश्चन सही नहीं किया, आंसर सही नहीं आया, तो बेटा सीधे नंबर 0 मिल जाएगा। लेकिन सोचिए अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता और आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया होता और आधा मान लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है लेकिन आपने किया तो सही है, तो बेटा उसका भी आपको मार्क्स मिलता। तो यहां पर थोड़ा पेपर कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है वो थोड़ा देखिएगा, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल इज, ठीक है, बोर्स मॉडल की लिमिटेशन पूछी गई है। मैंने अभी बोला था ना इन चीजों को आपको याद रखना है, तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। क्या बोला पहला ऑप्शन? इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनल, ये फाइनल होगा बेटा, फाइनल डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक आपके ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है, ये तो भाई बिल्कुल सही है, क्लियर। अच्छा सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये उसी के लिए वो एक्सप्लेन कर पाया। भाई अदर के लिए तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, क्योंकि अदर में बेटा एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो एप्लीकेबल ही एक के लिए था, तो भाई कहां से वो अदर एलिमेंट को एक्सप्लेन कर पाता? नहीं कर पाता,
ठीक है। तीसरा ऑप्शन, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, उसके बारे में भी नहीं बता पाया। ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी भाई तीनों ऑप्शन जो है ना इसके बिल्कुल सही जवाब है। तो तीनों ऑप्शन क्या है बेटा, इसके क्या है, लिमिटेशन से है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। देखिए क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, लैम्डा एंड मोमेंटम ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल इज। अब बेटा ये तो सबसे सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आया तो भाई सोचो आपको कुछ नहीं आया, यानी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ये समझिए। ठीक है। तो बेटा देखो ये तो नहीं होता, आपको पता है, ये भी नहीं होता है बेटा, ये वाला होता है, तीसरा वाला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको। क्लियर है। ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला कुछ है भी नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। पहले ये बताइए ये किसका नियम है भाई, बेटा ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि भाई एक टाइम में हम किसी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को एक बार में नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम एक बार में या तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसका मोमेंटम ही बता सकते हैं, यानी एक टाइम में एक बार में दोनों को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। क्लियर। तो बेटा वही कह रहे हैं, और जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो h अपॉन 4 पाई होता है, ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। क्लियर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, h अपॉन कितना होता है सर, 4 पाई होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं ना। क्लियर। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। यानी ये कह रहा है कि इनमें से आपको ये कुछ स्पीसीज दी गई हैं और भाई ये बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिस पर बोर्स थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, पहला क्या दिया है भाई, Be3 पॉजिटिव दे रखा है सर, पहला ऑप्शन Be3 पॉजिटिव है। दूसरा आपका लिथियम है, लिथियम 2 पॉजिटिव। तीसरा आपका हीलियम 2 पॉजिटिव और चौथा आपका है हाइड्रोजन है। ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है प्यारे बच्चों वो 4 होता है सर। कितना होता है, 4 होता है। अब 4 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है ना। अब देखो यहां पर कितना चार्ज दे रखा है, 3 पॉजिटिव यहां पर आपको चार्ज गिवन है। ठीक है। अब अगर 3 पॉजिटिव यहां पर चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी एटम पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है। तभी उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आप लोग भी जानते हैं। क्लियर है ना। यानी पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना। तो देखो भाई इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैसे इसका एटॉमिक नंबर 4 था, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्यारे बच्चों बच गया है। ओके, यस सर। आप दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, लिथियम 2 पॉजिटिव बोला है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए भाई इनके लिए, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो आप बेटा जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो बेटा देखो इस पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 2 निकल गए, तो कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। चलो तीसरे वाले को चेक करते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव लिखा है। ठीक है भाई, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है ना। 2 का मतलब क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब चार्ज दे रखा है 2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थी और वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्या बोलेंगे भाई 0 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है ना, 0 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। चलो फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते, फोर्थ है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में तो आपको पता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो भाई बोर्स थ्योरी क्या कहती है, बोर्स थ्योरी सिर्फ उसी एटम और आयन के लिए एप्लीकेबल होती है जिसमें प्यारे बच्चों सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो भाई हमने देखा पहले ऑप्शन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसके लिए तो एप्लीकेबल होगी। दूसरे वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी।
और चौथे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तीसरे वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी हीलियम 2 पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना कैसे हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं? ठीक है, बहुत इजी है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है 10, 11 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ओके। अच्छा, यानी आपसे यह पूछा है कि आपको 4 पार्टिकल आपको दिए गए हैं और यहां पर यह पूछा गया है कि इनमें से किसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो भाई उसके लिए एक फॉर्मूला आपको प्यारे बच्चा याद रखना है कि देखो 1 मिनट रुको, लैम्डा प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m। ठीक है, लैम्डा यानी वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द पार्टिकल की। ठीक है, जो भी पार्टिकल हम यहां पर ले रहे हैं उसके मास के आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी पार्टिकल का मास कम होगा, अगर किसी पार्टिकल का जो मास होगा अगर लेस होता है, तो यानी उसकी जो वेवलेंथ है, यानी जो उसकी क्या है सर, वेवलेंथ है, वो क्या होगी भाई, बताओ क्या होगी बेटा। अगर मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी सर, लॉन्गेस्ट होगी। क्या होगी भाई, लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर हमसे पूछा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो भाई अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मास आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मास ऑफ द गिवन पार्टिकल इज मोर। ठीक है, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर मास ज्यादा होगा तभी आप कहेंगे कि सर जो भी आपको पार्टिकल दिया गया है उसका जो वेवलेंथ होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो भाई देखो अगर इलेक्ट्रॉन की बात मैं करता हूं प्यारे बच्चा, इसका मास बिल्कुल कम होता है, यानी कम मास का मतलब क्या है, वेवलेंथ का लॉन्गेस्ट होना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं न्यूट्रॉन की, भाई इसका मास भी सबसे कम होता है, तो भाई ये भी वही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, इसका भी मास वही होता है, तो ये भी आपका वही हो जाएगा। यानी 4 पार्टिकल में से अगर मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका इन चारों में से सबसे ज्यादा मास होता है, और अगर इसका मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी सर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी सर। कैसी वेवलेंथ होगी भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत लाजवाब होने वाला है ना। चलो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻17 मीटर इज ओके। प्यारे बच्चों, आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इसके लिए भी आपको थोड़ी देर एक फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, क्या होता था, लैम्डा इक्वल टू h/p होता था ना, होता है, यस। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, p आपको निकालना है, क्योंकि p यहां पर मोमेंटम है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/λ हो जाएगा, हो जाएगा, यस। अब h का वैल्यू तो गिवन है ना, कितना है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। तो भाई रख दो वैल्यू सीधे से सीधे, क्या वैल्यू दिया गया है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 ओके अपॉन, अच्छा नीचे क्या आता है, लैम्डा आता है, और लैम्डा यानी आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना है, 10⁻⁻17 है, तो भाई यहां पर रख दीजिए 10⁻⁻17 ओके, यस। अब क्या होगा, ये जो 10⁻⁻17 है ना बच्चों, इसको ऊपर लेके जाओ, और जब ऊपर लेकर जाओगे तो कितना आएगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 पहले से ही चल रहा था, इसको लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बेस सेम होता है तो उस कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है, यानी माइनस का 34 प्लस का 17, तो बेटा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 17 आएगा। कितना आएगा भाई, माइनस का 17, यानी आंसर क्या आया, 6.625 इंटू 10⁻⁻17 क्या आएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यानी बेटा कौन सा इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा 10⁻⁹ नहीं है,
ये 10⁻⁻17 है, याद रखिएगा ये गलत प्रिंट हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा गया है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बोर्स मॉडल की अगर हम बात करते हैं उसके बारे में रॉन्ग है। चलो चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज क्वांटिटाइज्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा बोर बोलता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी प्यारे बच्चों बोर ने कहा था। चलो तीसरा चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं और उन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो भी डेफिनेट होती है। चलो भाई 3 के 3 तो बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। अब बताओ बच्चों, ये ऑप्शन तो सारा सर गलत है सर। क्यों भाई? क्योंकि बेटा ये स्टेटमेंट किसका था? हाइजेनबर्ग का था। तो भाई बात कर रहे हैं बोर्स की थ्योरी की और स्टेटमेंट लिख दिया हाइजेनबर्ग का, तो भाई बिल्कुल गलत हो गया। इसमें ज्यादा तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से ये पढ़ा होगा वो बिल्कुल देखते ही इस पर क्लिक कर देंगे सर ये इसका गलत जवाब है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इन द श्रोडिंगर इक्वेशन एच कैफ होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, एच कैफ इज ए। बेटा ये क्या है भाई? देखो अब अगर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी तो बेटा वहां पर ना इसको क्या बोलते हैं, ए मैथमेटिकल ऑपरेटर ये होता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? हैमिल्टनियन ऑपरेटर इसको कहा जाता है। सर क्या बोला जाता है भाई? हैमिल्टनियन ऑपरेटर इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा सेकंड ऑप्शन क्या है? इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रोडिंगर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। श्रोडिंगर ने ही इसकी खोज करी थी और किसके लिए करी थी? किसी भी सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेटा ये कैलकुलेट किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो भाई देखा बोथ, तीसरा ऑप्शन क्या? बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब है। ए भी सही है, बी भी सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत लाजवाब होने वाला है ना। चलो ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। ठीक है बेटा, देखो एक क्वांटम नंबर जो होता है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्या बोला? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा साइज को दिखाता है। सर किसको शो करता है? साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, ठीक है। ऑर्बिटल का साइज वो दिखाता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करता हूं एल की, एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये प्यारे बच्चों शेप को दिखाता है। सर किसको शो करता है? ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा वो बताता है, यानी डंबल शेप होगा या स्फेरिकल होगा, ये सारी चीजें कौन बताता है? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तीसरा क्या दिया है भाई? आपको क्या बोला है तीसरा? जो आपका देखो ये एन हो गया, एल हो गया और एक आपका हो गया एम, ठीक है। हमको ऐसे 3 बोले ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई क्या होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? हाँ एक होता है बेटा, देखो एक तो आपका मैग्नेट और एक आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, 4 होते हैं आपकी, ठीक है। एक तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन, ठीक है ना। तो देखो भाई जो आपका लास्ट वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या शो करता है प्यारे बच्चों? ओरिएंटेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? ओरिएंटेशन को ये शो करता है। सर कौन करता है भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी भाई ऐसा कौन सा है? देखो ये साइज दिखा रहा है, यस, शेप दिखा रहा है, यस, ओरिएंटेशन दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोला है भाई ना, तो सर किसके इक्वल होगा वो बता दो। ठीक है, इनको क्या करो ना, कैपिटल एच बना लो इनको, ये ऑप्शन में बेटा अभी स्मॉल हमें उसका बिल्कुल यूज करेंगे, तो इनको कैपिटल एच बना लीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा है भाई किसके इक्वल होगा, तो बेटा आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई भी ऑर्बिटल है, और अगर आपको उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है तो कैसे बताएंगे बेटा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? रूट एल अपॉन एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अब बेटा किसकी बात की गई है? डी ऑर्बिटल की बात की गई है सर। कौन से ऑर्बिटल की बात की गई है? डी ऑर्बिटल की बात की गई है। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको ना कुछ वैल्यू याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ एल, इस टेबल को आप बनाइए, द वैल्यू ऑफ एल फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल। तो बेटा याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां पर ऑर्बिटल लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैंने उनकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके लिए l की वैल्यू होती है 0। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके लिए l की वैल्यू होती है 1। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं उसके लिए l की वैल्यू होती है 2। अगर हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके लिए l की वैल्यू होती है 3 होती है। क्लियर? इसको पहले आपको याद रखना है, इसको गांठ बांध लो भाई। ठीक है, अब कौन सा ऑर्बिटल बोला था सर? डी ऑर्बिटल बोला था। और आपको पता है ना, अगर अकॉर्डिंग टू दिस रूल चले तो द वैल्यू ऑफ एल फॉर डी ऑर्बिटल इज 2। कितना है? 2 है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू रखो 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, h अपॉन 4 पाई। क्लियर? तो बेटा देखो कितना हो गया, 2 देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 h अपॉन 4 पाई हो जाएगा। सॉरी 2 पाई, हाँ बच्चों 2 पाई है, 4 पाई नहीं बच्चों, 2 पाई। क्लियर? अब 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 6 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें रूट 6 लिखा भाई? यही ऑप्शन बचा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो हमने h अपॉन जो 2 पाई था ना, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं, और जब कैपिटल H इसको मान लेंगे तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? रूट 2 6h हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्लियर? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, एमसीक्यू करने में मजा आ रहा है ना? तो भाई मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करो भाई। कौन करेगा? हम जो क्या करेंगे ना, आपका काम है वो वीडियो को शेयर करना, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी मजा आए जैसे आपको मजा आ रहा है। क्लियर? चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L is 2, देन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N is 1। ठीक है, अब बच्चों आपसे क्या पूछा है कि भाई जो प्रिंसिपल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू आपको दिया बच्चों 2 दे रखा है। कितना दिया है? 2 दे रखा है। और आपसे पूछा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी सर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है बेटा, तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत सरल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम वैल्यू लिखते हैं तो अगर उसके लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो एक वैल्यू उससे कम लेते हैं। यानी अगर इसका 3 है तो एल का वैल्यू 0 1 2 हो जाएगा, ऐसे करके लेते हैं ना। तो बेटा कितने वैल्यू हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, इफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 0 द शेप ऑफ ऑर्बिटल वुड बी। भाई देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया सर। अरे सर बड़ा गजब दे दिया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बेटा, जो किसी भी अगर आप ऑर्बिटल का शेप बता रहे वो डिपेंड करता है बेटी द वैल्यू ऑफ L पर। सर कैसे कह सकते हैं आप L की वैल्यू पर डिपेंड करता है? तो बेटा अभी आपको थोड़ी देर बताए थे ना कि अगर S ऑर्बिटल होता है जिसका शेप प्यारे बच्चों स्फेरिकल होता है उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। बताए थे ना? यस सर। अच्छा, अगर P की बात करते हैं, P ऑर्बिटल प्यारे बच्चों जिसके लिए L का वैल्यू 1 होता है, उसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। बेटा डंबल शेप कैसा होता है? ऐसे ये इस तरीके का जो शेप होता है उसको डंबल शेप कहते हैं। क्लियर? अच्छा, SP D की बात करते हैं। D क्या है प्यारे बच्चों? D ऑर्बिटल है, और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो भाई इसके लिए जो आपका शेप होता है वो डबल डंबल होता है। किसके लिए?
डी के लिए। अब बच गया आपका एफ, एफ के लिए वैल्यू होती है प्यारे बच्चा 3 होती है। तो इसने तो एल की वैल्यू 0 दे रखी है, अगर 0 दे रखी है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा। इतना तो समझ में आ गया। और अब आपको यह पता है कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप कैसा होता है प्यारे बच्चों, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पहचाना है जैसे मैंने बताया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त सेशन है सर, आज मजा आ गया। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर n इक्वल टू 2 द करेक्ट सेट ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब जब n का मान 2 दे रखा है तो भाई l का मान क्या होगा सर, l का मान होगा 0,1 होगा। क्लियर, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, अगर l का मान 0 होगा तो भाई m का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर 0 के लिए m की वैल्यू लिखनी है तो बेटा ओनली प्लस हाफ होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m फॉर 0, क्लियर, क्या होती है बेटा, प्लस हाफ होती है। और 0 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके नंबर्स आएंगे, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, उनके लिए प्यारे बच्चों 2 वैल्यूज होती हैं, प्लस माइनस हाफ। यानी एक प्लस हाफ होता है तो दूसरा माइनस हाफ होता है। इस चीज को प्यारे बच्चों आपको याद रखना। ये एस की वैल्यू बता रहा हूं मैं, किसकी वैल्यू बता रहा हूं बेटा, एस की वैल्यू है। किसकी, एस की। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है सर, एस की वैल्यू है। अब अगर हमको यहां पर क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है, यानी हमको m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेटा m की वैल्यू जो होती है l के लिए वो -L2 प्लस L होती है सर। क्या होती है, -L2 प्लस L। तो भाई यहां पर L का वैल्यू 0 है ना, तो 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, यहां पर L का वैल्यू 1 है तो इसके लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 प्लस 1। ठीक है, तो भाई चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। देखो L का वैल्यू 0, ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों। L का वैल्यू आपका कितना है, 1 है ना, तो ये वाली वैल्यू ले लो भाई। नहीं, इसने एक ही वैल्यू लेगा, 0 से नहीं लिया है, यानी L का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 2 वैल्यू दिखा रहा है, वैसे चेक कर लें। चलो ये -2, देखो बेटा -2 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर L का वैल्यू 1 है तो बेटा वैल्यूज क्या होंगी आपकी, -1 0 प्लस 1 होगा। यानी ये वाला तो आंसर होगा नहीं भाई ना। और ये तो 2 देर का, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये 0 देर का, ये भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कैसे, क्योंकि L की वैल्यू 1 है। क्लियर बेटा, 0 के लिए उसने नहीं लिखा है वैल्यू, हो सकता है नहीं लिखी, लेकिन n तो 1 है ना, इसके लिए लिखा है। और इसके लिए क्या लिखा है, m का वैल्यू -1 0 प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है। तो बेटा अगर हम इसकी वैल्यू नहीं भी लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर किस पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यू होती है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, बच्चा पार्टी पढ़ा था ये फॉर्मूला, √L + 1/h/2π। आप बताओ किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एल पर डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, कर रहा है ना एल पर, तो इसीलिए भाई इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। क्लियर, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स इज। ठीक है, रेडियल नोड्स का आपको नंबर बताना है। तो भाई याद रखिएगा कि अगर रेडियल नोड्स का नंबर बताना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, याद रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा n-l-1 होता है। क्या होता है, n-l-1 होता है। तो भाई अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, SPDF। ठीक है, 0 1 2 एंड देन 3। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो अगर आपने इसने 3p ऑर्बिटल बोला है, तो बेटा अगर 3p ऑर्बिटल बोला है ना, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये है भाई p ऑर्बिटल, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो भाई आप l का वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑर्बिटल को पहचानोगे, ऑर्बिटल को देखोगे कौन सा है भाई, p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है सर। कितना होता है भाई, 1 होता है। तो भाई कितना आ जाएगा,
3 -1 -1, यानी 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका 1 आंसर है? ऑप्शन नंबर डी है। देखो बेटा, ये तो आपको ना टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट्स पूछा है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला ओनली n-l होता है, याद रखिएगा। क्लियर? समझ गए हो ना? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है कि आपको कहीं पर डाउट ही नहीं होने देंगे हम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड सेल विल बी। बेटा इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है? n स्क्वायर होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? n स्क्वायर। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए जो टोटल नंबर का फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है, ठीक है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला 2n स्क्वायर होता है, ठीक है? कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके लिए 2n स्क्वायर फॉर्मूला होगा। अगर खाली नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। अब बोला थर्ड सेल की बात की गई है तो भाई n का वैल्यू तो 3 दे दिया है ना, n का वैल्यू क्या दे दिया? 3, यानी 3 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो ये क्वेश्चन क्या बोलने का है क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर आउटर, ठीक है, फॉर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है भाई, एक मिनट रुको बच्चों। ऑप्शन पूरे नहीं आ रहे हैं ना? हाँ, अब ऑप्शन पूरा है, ठीक है? अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बोला है कि देखो ये कह रहा है कि इसमें से ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, इसमें से ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेबल अरेंजमेंट है, कौन सा स्टेबल अरेंजमेंट है। अगर आप पहला अरेंजमेंट देख लो बेटा, मैं चलो अरेंजमेंट बता देता हूं एक बार कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है? आपका एक अरेंजमेंट ये है, ये आपका 4s का दिया है ना, 4s, हाँ ये 4s का अरेंजमेंट दे रखा है और ये 3d का दे रखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होता है ना? यस, ठीक है बेटा। तो ऐसे इनमें देखो ना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दे रखा है। देखिए s में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर देखो d में इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरना होता है? ऐसे 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता है सेल में, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, देन आफ्टर जब पूरे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फिल होता है। याद रखिएगा इसको, ये नहीं कि डायरेक्टली हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए हैं, ठीक है? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने होते हैं, नहीं तो बेटा हुंस रूल यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी ऑर्बिटल में, तो बेटा भरने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। सर कौन सा? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है? अब मान के चलो कि मैंने आपसे बोला कि सर डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? सर 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बेटा आते तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। क्लियर? तो बेटा देखो एक तो भरने का तरीका यह है कि आप ऐसे भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। एक तो तरीका यह है। एक तरीका क्या है? पहले एक एक करके भरो, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब एक बार पूरा भर जाए ना, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू अगर हुंस रूल देखें, वो बोलता है ये गलत तरीका होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, ये राइट होता है। क्लियर? तो बेटा देखो यहां पर आप देखोगे ना, भाई देखो पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सर बिल्कुल सही है। इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है? तो बेटा ये तो स्टेबल है भाई, ये क्या है बच्चों? स्टेबल। जिसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो स्टेबल होगा। अब देखो यहां पर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां d में 3 पहुंच गई। बेटा देखो ये आपका गलत हो गया भाई, क्योंकि पहले ना s भरेगा, जब तक s कंप्लीट नहीं होगा तब तक d प्यारे बच्चों इनकम्प्लीट रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। s को पहले कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि s के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की तो रिक्वायरमेंट है ना। क्लियर है? तो बेटा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत जवाब हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं तो देखो यहां पर s का इनकम्प्लीट है और d में पहले इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ऐसा नहीं होता है, पहले s को कंप्लीट होना चाहिए और यहां d पहले आपका ये कंप्लीटली दिखा दिया है, तो बेटा ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए यहां पर s कंप्लीट है, ठीक है? और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन, यहां देखो पहले 2 पहुंच गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला खाली छोड़ दिया, ये वाला खाली छोड़ दिया। अभी बताया था ना पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। यहां पर बैक इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड
नहीं हो जाता है। तो भाई ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिया है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हो कि एस कंप्लीटली फिल्ड है, उसके बाद देन आपके जो 3d ऑर्बिटल है वो भी आपके हाफ फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी ऑर्बिटल उससे खाली नहीं है। यानी कौन सा भाई सही जवाब हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? यस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपके एसेशन रीजन जो टाइप से एमसीक्यू होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो बच्चे हैं उनकी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने हैं, तो इसीलिए हम सब सम्मिलित किया है इसमें। चलिए चेक करते हैं एसेशन रीजन क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो बेटा एसेशन बेटा क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको दिया गया होगा, रीजन उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक रीजन दिया गया, उसमें भी एक स्टेटमेंट होगा, वो आपको बताना होता है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब एसेशन में एक स्टेटमेंट दिया है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भाई रीजन कहां लिख दिया है? एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये रीजन थोड़ा ना गलत लिख दिया है ना। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा इस रीजन को यहां पर लिख लेते हैं ना, कैसे जाएगा इधर ही। यहां ध्यान देंगे। ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एसेशन में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा अब एक रीजन में भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है। बेटा ये वास्तव में होता है, बिल्कुल एसेशन बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, 0.295 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, करेक्ट आपका स्टेटमेंट है। अगर हम देखते हैं रीजन में क्या बोला गया है, रेडियस फॉर ईच सर्कुलर ऑर्बिट इज 0.029 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर जेड, वेयर एन की वैल्यू 1 2 3 एंड जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो रेडियस एटम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सेम वैल्यूज हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यानी आपका क्या है, एसेशन भी बिल्कुल जो एसेशन में स्टेटमेंट दिया है वो भी बिल्कुल सही है, रीजन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है वो भी बिल्कुल सही है, और जो रीजन का स्टेटमेंट है वो एसेशन के जो एसेशन में जो स्टेटमेंट दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी भाई देखो ऑप्शन नंबर सही इसका फर्स्ट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 एसेशन में क्या बोला गया है, देखिए चेक करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने कहा था ना ऐसा कि हम किसी एक टाइम में किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका, ठीक है, उसका मोमेंटम हम एक टाइम में सही से नहीं बता सकते हैं। तो भाई ये जो स्टेटमेंट दिया है एसेशन का जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों वो ट्रू है भाई, वो सही है। क्लियर? अब रीजन क्या दिया है, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको चेक कर लेते हैं। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। गलत है बच्चों, बेटा ये आपका स्टेटमेंट भी खुद गलत है। ठीक है ना, क्योंकि क्या बोला, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज क्लियरली डिफाइंड। बेटा डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा एक तो ये हो गया कि एसेशन में जो आपका ऑप्शन दिया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। जब आपका रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो अगर खुद में गलत होगा तो कहां से वो जो एसेशन में स्टेटमेंट दिया है उसका सही जवाब होगा। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसेशन इज करेक्ट एंड बट रीजन इज इनकरेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 25 एसेशन क्या बोला गया है, स्पिन क्वांटम नंबर्स कैन वैल्यू हैव द वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। बिल्कुल सही बात है भाई, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है प्यारे बच्चों वो स्पिन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है या इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ये कौन दिखाता है, स्पिन क्वांटम नंबर दिखाता है। अब अगर आपको पता है ना कि भी जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी एसेशन के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। चलो रीजन के अंदर चेक कर लेते हैं क्या दिया है। हेयर प्लस और माइनस साइन
आपका सिग्निफाइज दी वेव फंक्शन, गलत बात है बच्चों, ठीक है। ये वेव फंक्शन को नहीं दिखाता है प्यारे बच्चों, ये ओरिएंटेशन को शो करता है, ठीक है। तो भाई यानी रीजन के अंदर जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो खुद भी गलत है, और अगर वो खुद गलत है तो कहां से वो जो स्टेटमेंट में आपका जो आपका ये क्या बोलते हैं एसेशन में जो आपका स्टेटमेंट दिया गया उसका सही जवाब होगा, नहीं हो पाएगा ना। यस, तो बेटा यानी कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई, एसेशन सही है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, अगर मजा आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसेशन क्या बोला गया है भाई, ध्यान सुनिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कैन हैव द वैल्यू m इक्वल टू -l, ओके, 0 + l, बिल्कुल सही जवाब बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यूज यही तो होती है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए -L2 + L होती हैं, तो बिल्कुल सही लिखा है। रीजन क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाइज द शेप ऑफ ऑर्बिटर, गलत है भाई, शेप नहीं दिखाता है प्यारे बच्चों, ओरिएंटेशन को शो करता है। मैंने अभी भी बताया था किसको दिखाता है, ओरिएंटेशन को दिखाता है। शेप कौन दिखाता है, बताए थे ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिखाता है। तो भाई ये गलत हो गया है, ठीक है। यानी रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो अपने आप में गलत है, और अगर वो अपने आप में गलत है तो एसेशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं देगा। क्लियर, यानी भाई कौन सा ऑप्शन, फिर से सी ऑप्शन, एसेशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। हाँ, तो इसी के साथ जो पूरा आपका एमसीक्यू का सीरीज है वो आपका खत्म होता है। और अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आज आप मुझसे पहली बार पढ़े हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो आपके सामने है, तो आपको कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम ऐसे ही आपके लिए दूसरा जो चैप्टर का वीडियो है एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।